Hello friend, in previous lecture we have started our second chapter कंपाउंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम. उसके कुछ टाइप थे, कुल मिला के 7 थे. ओके, ये वाले. तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन दिस 4: 2 stage compression with liquid intercooler, 2 stage compression with water intercooler, 2 stage compression with water intercooler, liquid subcooler and flash chamber, and 2 stage compression with water intercooler, liquid subcooler and flash intercooler. Today we will see these 3 stage compression with flash chamber, 3 stage compression with water intercooler and 3 stage compression with flash intercooler. फ्लैश चैम्बर तो यहाँ तक हुआ था, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ. फ्लैश चैम्बर वगैरह उसके क्या काम, क्या वर्किंग है, मैंने आपको बताया है. लिक्विड सब कूलर क्या करता है, ये भी हुआ है फ्लैश चैम्बर. ये भी हुआ है पिछले लेक्चर में. ओके, तो हम आगे जाएंगे. तो यहाँ पर अब हम आज देखेंगे हम 3 स्टेज कंप्रेशन विथ वाटर इंटरकूलर. तो 3 स्टेज कंप्रेशन मतलब यहाँ पर 3 कंप्रेसर होंगे, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड हाई प्रेशर. ओके, हर कंप्रेसर के बाद आपको इंटरकूलर मिलेगा. इंटरकूलर का काम क्या है कि कंप्रेशन, अब देखिए ये इवेपोरेटर से जो स्टीम वेपर आएगी तो पहले कंप्रेसर में वो कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं. ओके, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है और वही अगर हम अगले कंप्रेसर को भेजेंगे तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम कर देता है. ओके, और उसे वर्क भी ज़्यादा लगता है अगले कंप्रेशन में, क्योंकि कंप्रेशन को सबसे कम वर्क आइसोथर्मल कंप्रेशन में लगता है. और आइसोथर्मल ये इंटरकूलर यहाँ पर इंड्यूस करके हम उसको टेंस टू आइसोथर्मल कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरकूलर लगाने से ये पहले कंप्रेसर में जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो वहाँ पे कम हो जाएगा. मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर कूल एयर अंदर जाएगी, तो ज़्यादा एयर उसके अंदर जाएगी, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी. एट द सेम टाइम उसे वो कंप्रेस करने के लिए कम वर्क लगेगा एज कम्पेयर टू विदाउट इंटरकूलर. अगर यहाँ पर इंटरकूलर नहीं रहता था तो सपोज वहाँ पर W1 वर्क लगता था इस कंप्रेसर में, लेकिन अब इंटरकूलर लगाया तो उसको W2 वर्क लगेगा. तो ये W2 वर्क इस W1 वर्क से बहुत कम रहता है. ओके, और वर्क हमें बचाना है क्योंकि कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है. तो ये इंटरकूलर क्या करता है, कंप्रेशन को टेंस टू आइसोथर्मल मेंटेन करता है. क्लियर. अब यहाँ पर हम वाटर इंटरकूलर प्लेस कर रहे हैं. वाटर इंटरकूलर से वाटर यूज़ करके हम उसका प्रेशर कम करने वाले. लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये जो वाटर कूलर समझो, अभी ये यहाँ पर देखिए 1 to 2 कंप्रेशन हुआ यहाँ पर 1 to 2, तो 2 to 3 यहाँ पर कूलिंग होगा. तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो इस लाइन पे नहीं आएगा, वो लाइन के इधर आएगा. मतलब ये सिर्फ डिग्री ऑफ सुपरहीट कम करता है. मतलब उसका टेम्परेचर कम करेगा लेकिन वो सुपर हीट ही रहेंगी, यहाँ से फिर कंप्रेस होगी. अगर वो सैचुरेट लेवल तक कम करता था तो बहुत अच्छी चीज़ है. अब यहाँ पर वो सिर्फ सैचुरेशन के पहले, मतलब थोड़ा बहुत वो सुपर हीट रहेगी. अब वो अगेन वो सुपर हीट स्टीम इंटरमीडिएट कंप्रेसर में जाएंगे, फिर हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाएंगे. ओके, तो ये मेन डिसएडवांटेज है वाटर कूलर का कि ये सैचुरेटेड लेवल तक सैचुरेट लेवल तक उसको कूल नहीं करता है. ओके, बाकी का कंडेंसर का काम सेम और एक्सपेंशन वॉल का सेम. सिंपल है ये. ठीक है, तो इतनी बताने वाली चीज़ थी. इस तरीके से हम उसका वर्क वगैरह निकाल सकते हैं और मास भी निकाल सकते हैं और COP कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है 3 स्टेज कंप्रेशन विथ फ्लैश चैम्बर. वो वाटर इंटरकूलर की जो डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ डिग्री ऑफ सुपर हीट कम करता था, वो इसमें और कम हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले कंप्रेसर से दूसरे कंप्रेसर में जाएगा. ओके, यहाँ पर उन्होंने फ्लैश चैम्बर यूज़ किया है. नहीं, वो फ्लैश चैम्बर है. वो पहले वाले का और कम नहीं कर रहे, ये दूसरी चीज़ है.
तो यहाँ पर फ्लैश चैम्बर में क्या होता है, फ्लैश चैम्बर में एक्सपेंशन के बाद जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको वो कंप्रेसर की तरफ भेज देते हैं। इवेपोरेटर से आएगा, कंप्रेस होगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पर जो वेपर फ्लैश चैम्बर में सेपरेट होने वाली आफ्टर एक्सपेंशन वो सेकंड कंप्रेसर में जाएगी, वहाँ से वो पहले वाले के साथ मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये तीसरे कंप्रेसर में जो ये वेपर सेपरेट हुई वो अंदर जाएगी, वो कंप्रेस होके फिर तीनों साथ में कंडेंसर की तरफ जाएंगे। वो तीनों कंडेंसर की तरफ जाने मतलब ये लाइन 1 2 2 3 2 4 5 2 4 5 2 6, ओके। और एक्सपांशन दिखा रहा है 1 2 7, लिक्विड इधर जाएगा, वेपर इधर जाएगा। 8 9 to 10 लिक्विड इधर जाएगा, वेपर इधर जाएगा। 11 to 12 एक्सपांड होने के बाद पूरे के पूरे फॉर यहाँ पर, लेकिन कूलिंग इफेक्ट यही पे प्रोड्यूस होगा। कूलिंग इफेक्ट में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिर्फ यहीं पर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसके मास कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क टन और COP आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है 3 स्टेज कंप्रेशन विथ फ्लैश इंटरकूलर। अब ये पहले से रिलेटेड है। पहले में हम वाटर इंटरकूलर यूज़ किया था, उसका डिसएडवांटेज क्या था कि वो डिग्री ऑफ सुपर हीट कम करता था। ये क्या करेगा, ये सैचुरेटेड लेवल तक लेके जाएगा। सैचुरेटेड लेवल मतलब ये वाली, मतलब इसने यहाँ से कूल करना है तो इस कर्व इस पॉइंट तक कूल करेगा, यहाँ से कूल करना है तो इस पॉइंट तक कूल करेगा, मतलब उसको सैचुरेट करके छोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये 10 इवेपोरेटर है, ये 2 लो प्रेशर कंप्रेसर है, ये फ्लैश इंटरकूलर है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर कंप्रेसर है, ये दूसरा फ्लैश चैम्बर है, इंटरकूलर है, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है। कंडेंस होने के बाद यहाँ पर 3 एक्सपांशन वॉल है। ओके, तो पहले इसमें एक्सपांड होके फ्लैश इंटरकूलर में जाएगा। फ्लैश इंटरकूलर क्या करेगा, इधर से जो वेपर आएगी उसको लिक्विड रेफ्रिजरेटर यूज़ करके कूल करेंगे, और वो कूल करने के बाद वो सैचुरेट स्टेट पे आएंगे। अगर वो सुपर हीट है तो वो सैचुरेट हो जाएगी और फिर वो अगले कंप्रेसर में भेजी जाएगी। सिमिलरली यहाँ से सेकंड एक्सपांशन वाल में क्या होगा, इधर से फर्स्ट कंप्रेसर से जो वेपर आएगी सुपर हीट, उसको वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कूल करेगा और वो सैचुरेट वेपर फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे आएगी। सिमिलरली या इस एक्सपांशन वाल में से इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा, वहाँ पर वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके कंप्रेसर में जाएगा। यहाँ पर आप पीएच डायग्राम पे देख सकते हैं। व्हाट इज दिस 1 to 2 कंप्रेशन इन लो प्रेशर कंप्रेसर। 2 to 3 जो फ्लैश इंटरकूलर में जो कूलिंग हो रही है सैचुरेट लेवल तक। 3 to 4 सेकंड कंप्रेशन में जो कंप्रेशन हो रहा है वो। 4 to 5 कूलिंग इन सेकंड इंटरकूलर, और 5 to 6 कंप्रेशन इन हाई प्रेशर कंप्रेसर। उसके बाद में 7 से लेकर 10 तक वो एक्सपांड होता है। और 10 to 11 क्या इंडिकेट करेगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर आप कितना मास लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये M1 आपको इवेपोरेटर का मास देगा, M3 M5 सेकंड और थर्ड कंप्रेसर में। तो इस तरीके से आप वो मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पीएच डायग्राम। ओके, और उसके एंथैल्पीज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप उसका M2 M5 निकाल सकते हैं, और आपको M4 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले कंप्रेसर में कितना वर्क लग रहा है, दूसरे कंप्रेसर में कितना लग रहा है, तीसरे कंप्रेसर में कितना लग रहा है। ये तीनों की समेशन मतलब टोटल वर्क डन यहाँ पर जो दिया है। ओके, और इस तरीके से आप COP और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप उसका COP कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मल्टीपल एक्सपेंशन वॉल है यहाँ पर, और मल्टीपल फ्लैश इंटरकूलर है। वो पहले केस में एक साथ जा रहे थे, अब देखिए लो प्रेशर, हाई इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। तो मल्टीपल एक्सपेंशन वॉल 1 2 3 और मल्टीपल इंटरकूलर, उसकी डायग्राम भी ऑलमोस्ट वैसे आएगी जैसे ऊपर आई थी। क्लियर? तो वहाँ पर एक ही एक्सपेंशन वॉल था ऊपर की डायग्राम में, आपको मैं बता दूँ।
देखिए तो एक ही इसमें एक्सपांड हो रहे थे, उसकी डायग्राम एक एक ही बार एक्सपांड हो रहे थे एक ही लाइन पे। यहाँ पर देखिए अलग अलग एक्सपांशन वॉल है। पहले एक्सपांशन वाल में 7 से 8 तक एक्सपांड होगा, लिक्विड इधर जाएगा, वेपर कंप्रेशन में जाएगा। फिर 9 से 10, 8 से 9 वेपर ऊपर गया, लिक्विड आगे जा रहा है, तो लिक्विड लिक्विड की तरफ जाएगा, वेपर कंप्रेसर की तरफ, ये वेपर इंडिकेट करता है कंप्रेसर की तरफ जाएगा। 9 to 10, 9 to 10 उसी में वेपर कंप्रेसर के लिए जाएगी, मतलब ये वाला, और बाकी लिक्विड वाला आगे जाएगा, तो लिक्विड वाला इस साइड में। 11 to 12 एक्सपांड होगा और वो यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इवेपोरेटर में। ठीक है, एक बार आप उसको ठीक से देख लीजिएगा। फिर इससे आप अलग अलग मासेस कैलकुलेट कर सकते हो, और उस तीनों के लो प्रेशर, मेंटेन प्रेशर, हाई प्रेशर के वर्क डन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, ये तीनों की समेशन जो यहाँ पर दिखी है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो लास्ट में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, और COP भी आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर था ये न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते थे, लेकिन अभी जो अपना पैटर्न है वो MCQs टाइप है, तो इसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल तो रहेंगे नहीं। फ्लैश इंटरकूलर या 3 स्टेज कंप्रेशन या 2 स्टेज कंप्रेशन या फ्लैट चैम्बर, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। बड़े बड़े न्यूमेरिकल या फार्मूलेज इसमें आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है कि जो फ्लैट चैम्बर क्या करता है, इंटरकूलर क्या करता है, 3 स्टेज में कंप्रेशन हम क्यों करते हैं, 2 स्टेज में क्यों करते हैं, अलग कितने अलग अलग एक्सपेंशन वॉल क्यों करते हैं, एक्सपेंशन वॉल क्यों यूज़ करते हैं, यही सिर्फ आपको स्टडी करना है। इसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल इस बार आएंगे नहीं। अगर कुछ डाउट रहा आपको इसमें, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।